बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 1988 के इंतखाबात के बाद बहुत से लोगों ने फेडरल शरीयत कोर्ट में दरख्वास्तें दायर की थी और उन्होंने उसमें ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि जो हमारा जो मौजूदा पॉलिटिकल सिस्टम है वो कुरान और सुन्नत की तालीमात के ख़िलाफ़ है, और उसके बाद जो इलेक्शन के कवानीन हैं वो भी कुरान और सुन्नत की तालीमात के ख़िलाफ़ हैं। और उसमें ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि चूँकि एक एमएनए को अपनी असम्बली की सीट लेने के लिए ऐसा करना पड़ता है कि बहुत सा पैसा खर्च करना पड़ता है, किराए के रज़ाकार हायर करना पड़ते हैं, नारेबाजी करना पड़ती है, अपने मुखालिफ हरीफ पर झूठी तोहमतें लगाना, झूठ बोलना, झूठे वादे करना, दन दौंस और धांधली का इस्तेमाल करना पड़ता है। और ये सारी चीज़ें जो कुरान और सुन्नत की तालीमात के ख़िलाफ़ हैं। और हुआ ये था कि फेडरल शरीयत कोर्ट ने उन दरख्वास्तों के जवाब में जब फ़ैसला दिया तो वो भी यही फ़ैसला दिया था कि हमारा जो मौजूदा पॉलिटिकल सिस्टम है वो कुरान और सुन्नत की तालीमात के ख़िलाफ़ है, इसे चेंज होना चाहिए। लेकिन बदनसीबी हमारी ये है कि फेडरल शरीयत कोर्ट के फ़ैसले के बावजूद आज के दिन तक ये सिस्टम तब्दील नहीं किया जा सका, और उसकी वजह यह है कि जो इस सिस्टम के बेनिफिशरी हैं वो इस सिस्टम को तब्दील नहीं होने देते। अब पिछली गवर्नमेंट जो पीटीआई की है उन्होंने तब्दीली का एक नारा लगाया, नया पाकिस्तान की बात की, रियासत मदीना की बात की, लेकिन हम ये देखते हैं कि उनका जो दौरानिया है 3 साल और 7 माह तक जाता है, उसमें वो कोई तब्दीली नहीं ला सके और ना ही नया पाकिस्तान बना सके और ना ही कोई इस तरह का जो इनकलाबी कदम है वो उठा सके। और उसमें उनकी मजबूरी ये थी कि उनके पास इतनी सीटें नहीं थी या और कई वजूहत हो सकती हैं जो जिसकी वजह से वो तब्दीली नहीं ला सके। तो अब मैं ये यहाँ ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप तब्दीली लाना चाहते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आप तब्दीली का पूरा स्ट्रक्चर आपके सामने हो कि आपने पहला स्टेप कौन सा होगा, फर्दर आगे स्टेप्स कौन से होते हैं। और ये जब तक आपके पास विजन क्लियर नहीं है उस वक्त तक आप तब्दीली का नारा तो लगा सकते हैं लेकिन चेंज कोई नहीं ला सकते। अगर आप मौजूदा सिस्टम के अंदर रहते हुए तब्दीली लाना चाहते हैं, जो कि काफ़ी मुश्किल है, अगर आप लाना चाहते हैं तो एक काम आप ज़रूर करें, एक स्टेप से आप आगाज़ करें कि हमारा जो प्राइम मिनिस्टर है उसका इंतखाब अवाम से करवाएं। वो एमएनएज़ का मोहताज नहीं होना चाहिए, चूँकि अब मौजूदा जो सूरत हाल है उसमें ये होता है कि जो बंदा वज़ीर आज़म बनना चाहता है उसे एमएनएज़ से वोट लेना पड़ता है। होता ये है कि जो एक पॉलिटिकल पार्टी है जो आमतौर पर हुकूमत बनाती है वो जितना ज़ोर लगाती है, ज़ोर लगाकर वो 150 के करीब सीटें ले पाती है। उसके बाद आपको, चूँकि हमारी जो असम्बली की टोटल सीटें हैं वो 342 हैं, उसका अगर आप निस्फ करें तो 171 सीटें बनती हैं। और सादा अक्सरियत पर अगर आप वोट लेना चाहें तो 172 सीटें जिसके पास होती हैं वो मुल्क का प्राइम मिनिस्टर बनता है। तो अब जिस वक्त आपके पास 150 के करीब सीटें हैं तो आगे की 20-25 सीटें जो हैं वो आपके पास नहीं हैं, तो फिर आपको छोटी पॉलिटिकल पार्टीज़ जो और आज़ाद उम्मीदवार उनके पास जाना पड़ता है। तो अब ये होता है कि उन्हें भी पता है कि आप मजबूर हैं, तो वो आपकी इस कमज़ोरी से, इस मजबूरी से फ़ायदा उठाते हैं और वो फिर आपसे वजारतों की डिमांड करते हैं, आपसे पैसे मांगते हैं। कई अपने जो बंदे हैं उन्हें आप वो इदारों में भर्ती करवाते हैं आला ओहदों पर, और पूरा मुल्क का स्ट्रक्चर तबाह करवा देते हैं। तो उस पर जो आपकी मजबूरी होती है, फिर आप उन ब्लैकमेलर्स के हाथों ब्लैकमेल होते हैं और नतीजा ये होता है कि आप एक सीट पर बैठ जाते हैं। जब भी कोई बंदा प्राइम मिनिस्टर की सीट पर बैठता है तो फिर उसे सब कुछ अच्छा लगने लगता है। वो समझता है कि यही रियासत मदीना है, यही नया पाकिस्तान है, यही आज़ादी है और यही इनकलाब है और सब कुछ यही है। लेकिन यही सिस्टम जो है ना, वही लोग जब वो दूसरे मुखालिफ लोगों से जब पैसा लेकर उनके साथ मिल जाते हैं तो आप डी सीट हो जाते हैं। जब आप डी सीट होते हैं तो उस वक्त आप चिल्लाते हैं कि भाई मेरे खिलाफ साजिश हो गई है। एक बात आप याद रख लें कि आपके खिलाफ किसी ने कोई साजिश नहीं की, आपके खिलाफ साजिश इस करप्ट पॉलिटिकल सिस्टम ने की है। ये पॉलिटिकल सिस्टम इतना करप्ट है कि ये किसी बंदे को किसी ओहदे तक पहुंचाता भी है और उसको ओहदे से फ़ौरन हटा भी देता है। तो ये बात आप जहन में रखें कि चूँकि आप एक करप्ट पॉलिटिकल सिस्टम का हिस्सा बने हैं तो लिहाजा ये सिस्टम आपको जब चाहेगा वहाँ तक बैठने देगा और जब चाहेगा आपको वहाँ से हटा देगा। तो इसका जो हल है, सलूशन है, वो ये है कि जो वज़ीर आज़म की सीट है उसका इंतखाब एमएनएज़ के हाथों नहीं होना चाहिए, एमएनएज़ से उसको आज़ाद करवा दें। उसका तरीका ये है कि आप बराह रास्त अवाम से वोट लें। जो भी वज़ीर आज़म आएगा वो अवाम के वोट से मुंतखब होना चाहिए। अब उसका तरीक़ाकार ये होगा कि फ़र्ज़ करें कि आप लोग जिन लोगों ने प्राइम मिनिस्टर बनना है वो अपने कागजात जमा करवाएंगे, उसके बाद वो फिर इलेक्शन कमीशन आर्टिकल 62-63 पर उनको परखेगा। फिर जो लोग इसके अहल होंगे वो इलेक्शन में हिस्सा ले सकेंगे। अब फर्स्ट फेज़ में जब इलेक्शन होगा तो उसमें ये होगा कि एक बंदा हो सकता है 20% वोट ले ले, एक
15 لے لے، ایک 11 لے لے، ایک 2% لے، تو اب یہ ہوگا کہ ایک 20% والا ہو سکتا ہے کہ اس نے سب سے زیادہ ووٹ لیے ہوں۔ آپ کا خیال ہوگا کہ بھئی وہ بندہ اب ملک کا وزیر اعظم ہونا چاہیے، لیکن ایسی بات نہیں ہے۔ اسے وزیر اعظم بننے کے لیے 2 شرائط پوری کرنی ضروری ہیں، یعنی کہ ایک تو سب سے زیادہ اس کا ووٹ ہو، دوسرے نمبر پر یہ شرط ضرور پوری ہو کہ وہ 50% سے زیادہ ووٹ اس کا ہونا چاہیے۔ اگر اس کے پاس 50% سے زیادہ ووٹ نہیں ہے تو وہ ملک کا نمائندہ نہیں بن سکتا، اس لیے کہ 20% آپ کے پاس ووٹ ہے تو آپ 20% لوگوں کے نمائندے تو ہیں، لیکن آپ 80% لوگوں کے نمائندے نہیں ہیں۔ اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ ٹاپ کے 2 لوگوں کے درمیان جنہوں نے سب سے زیادہ ووٹ لیے ہوں گے ان میں دوبارہ انتخابات ہوں گے، اور اس کے بعد ایک بندہ ہو سکتا ہے 70% ووٹ لے جائے، تو ایک بندہ 30% ووٹ لے گا، تو جس کے ووٹ 50% سے زیادہ ہوں گے وہ ملک کا وزیر اعظم بنے گا۔ تو اس طرح سے یہ ہوگا کہ جو وزیر اعظم ہے وہ ایم این ایز کی بلیک میلنگ سے بچ جائے گا، اور اسے کوئی ہٹا نہیں سکے گا جب تک عوام خود نہ چاہیں، اور اگر عوام اس کو ناپسند کرتے ہیں تو پھر 2.5 سال کے بعد آپ مڈ ٹرم الیکشن کروا دیں، تو اس میں پھر عوام اگر اس پر اعتماد نہیں کرتے تو اس کی جگہ کوئی دوسرا بندہ آ جائے گا۔ تو یہ سٹیپ جو ہے سب سے پہلے آپ کو یہ لینا پڑے گا، یہ تبدیلی کا آغاز آپ اس پولیٹیکل سٹرکچر میں تبدیلی کا آغاز آپ وزیر اعظم کی سیٹ سے کریں گے، اور یہ سیٹ کی تبدیلی اس میں جو نظام آپ نے تبدیل کرنا ہے وہ یہی ہے کہ اس سیٹ کا جو انتخاب ہے براہ راست عوام سے کیا جائے، اور اس طرح عوام جب اس پولیٹیکل سسٹم کا حصہ بنیں گے تو اب یہ حقیقی جمہوریت کی طرف ایک قدم ہوگا۔ تو باقی اسمبلی کس طرح بنائی جائے، اس میں کیا طریقہ کار ہوگا، اس پر میں بعد میں بات کروں گا۔ بہت شکریہ میری ویڈیو دیکھنے کے لیے۔ ویڈیو اچھی لگی تو لائک، کمنٹ اور شیئر ضرور کر دیجیے گا۔ بہت شکریہ آپ کا۔